हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए से स्टडी ब्लॉग में दोस्तों। ठीक है, तो हम जा रहे हैं आज इकोनॉमिक्स का सेकंड लास्ट क्लास है दोस्तों। ठीक है, उसको करने के लिए ठीक है, जैसे कि मैंने आप सब दोस्तों को पढ़ाया बताया है कि फॉरेन रिजर्व की क्लास चल रही है दोस्तों। ठीक है, ये उसी को क्लास को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं, उसके बाद आप सब दोस्तों को बताते हैं कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं। जैसे कि मैंने आप सब दोस्तों को बताया था कि हम जा रहे थे क्लास करने के लिए, तो हमारा क्लास अब कंप्लीट हो चुका है। अब बात करना है कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत हुई है NER यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट। यह क्या होता है? नाम मात्र विनिमय दर। यह क्या होता है? आइए आपको बताते हैं। जब भारत देश किसी दूसरे देश से विनिमय, वर्तमान में जो विनिमय करता है, उसी को हम लोग कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट दोस्तों। ठीक है, दूसरा पढ़ाया हुआ है RER दोस्तों। ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट। यह क्या होता है? यानी कि वास्तविक विनिमय दर। यह क्या होता है? मान लीजिए कोई भी वस्तु भारत में अगर 20,000 रुपये की मिल रही है, अगर वहीं अगर अगर चला जाए अमेरिका, तो वहाँ पे वही वस्तु अगर $2,000 में मिल रही है, तब हम लोग कहेंगे RER का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? जब हम NER गुने में हम लोग कर दिया जाए कि जो जो हमारा यूएस में परचेजिंग पावर है उसका, जो भारत का परचेजिंग पावर है उसमें अगर भाग कर दिया जाए, करने के अगर वर्तमान में अभी चल रहा है 80 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो हम 80 रुपये से निकालते हैं 80 गुने, हमने अभी कितना बताया? तो हमने बताया कितना? $2,000। और नीचे में हम लोग लिख देंगे 20,000 रुपया इंडियन रुपये, और इसको काटेंगे तो हमारा चलाएगा 8। कितना आएगा? 8 चला आएगा RER यानी कि रियल एक्सचेंज रेट। तो इससे मालूम चलता है कि भारत में जो भी वस्तु हम लोग खरीद रहे हैं, अगर 8 वस्तु की कीमत वहीं और वहां पे चला जाए यूएस में, तो एक वस्तु की कीमत के बराबर है। इसी को हम लोग कहेंगे क्या? इसी को हम लोग कहेंगे रियल एक्सचेंज रेट दोस्तों। ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं NEER यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट दोस्तों। ठीक है, यह क्या होता है? आइए आपको बताते हैं। अब बात कर लेते हैं NEER क्या बतला है दोस्तों। ठीक है, कहते किसे हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो भी हम वस्तु किसी अन्य देश से कितना परसेंट हम आयात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान ली जाए हम लोग यूएस से 60% आयात करते हैं टोटल आयात का दोस्तों। ठीक है, वहीं बात किया जाए आपका यूके से, तो यूके से हम लोग करते हैं 40%। ऐसे ही अगर सभी का भार, जी हाँ दोस्तों, जोड़ दिया जाए, जो हमें निकल कर आएगा उसी को हम लोग कहेंगे NEER दोस्तों। ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब बात करें तो NEER है, भारत 40 देशों के साथ करता है दोस्तों। कितने? 40 देशों के साथ करता है। और अब बात की जाएगा NEER की, और वृद्धि होगी तब भारत की जो मुद्रा का मूल्यह्रास है, मूल्यह्रास नहीं दोस्तों, मुद्रा का अधिमूल्यन है यानी प्रोत्साहन है, वह बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे ही NEER की गिरावट होगी तो हम लोग संगे मुद्रा का मूल्य ह्रास हो रहा है, डिप्रिसिएशन इन करेंसी हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हमने आप सब दोस्तों को समझा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों पढ़ा हुआ है NEER के बाद दोस्तों पढ़ा हुआ है REER यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट दोस्तों। ठीक है, तो यह क्या होता है दोस्तों? तो यह वह बतलाता है, कहने का मतलब है कि भारत देश और विदेशी देश के बीच जो वस्तु और सेवा है, तो उसमें कितना का अंतर चल रहा है दोस्तों, यह उसको बतलाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपने इसको अच्छा तरीका समझ लिया है REER को दोस्तों। ठीक है, यह सूचकांक के माध्यम से भी इसको दिखाया जाता है दोस्तों। ठीक है, वहीं बात की जाएगा अगर REER में वृद्धि होती है तो इससे क्या होता है? तो इससे हमारा निर्यात हम लोग कम करते हैं दोस्तों। ठीक है, निर्यात महंगे हो जाते हैं, जिसके चलते हम लोग निर्यात कम करते हैं, आयात ज़्यादा होने लगता है दोस्तों। ठीक है, वहीं बात की जाए REER की अगर कमी होती है तो हम लोग निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं, यह अच्छा होता है दोस्तों। ठीक है, REER के बारे में आप सभी दोस्त समझ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद पढ़ाई हुआ है NEER और REER में अंतर दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको बारी बारी से बताते हैं। NEER क्या होता है? यह दोस्तों बतलाता है दोस्तों विनिमय में जितना वेटेज है, किस देश के साथ हम कितना परसेंट व्यापार कर रहे हैं, NEER बताता है दोस्तों। ठीक है, वहीं बात की जाए REER की, तो REER यह बताता है कि दोस्तों हम किसी अन्य देश के साथ वस्तु और सेवाओं का कितना परसेंट आयात और निर्यात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बात की जाए इसकी गणना
विनिमय दरों के जो वेटेज है इसके आधार पर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। वहीं बात की जाए इसका गणना, तो इसका गणना सूचकांक और वस्तु का आयात और निर्यात के आधार पर होता है दोस्तों, ठीक है। बात की जाए इसका उद्देश्य क्या होता है NER का, तो NER का उद्देश्य होता है मुद्रा के व्यापारी देशों के साथ औसत विनिमय दर कितना है, यह इसका उद्देश्य होता है दोस्तों, ठीक है। वहीं RER के उद्देश्य की बात की जाए तो निर्यात एवं आयात के बीच के संबंध को बतलाता है दोस्तों, ठीक है। वहीं बात की जाए NER, तो NER मुद्रास्फीति के दरों को, मुद्रास्फीति के दरों में होने वाले परिवर्तन को यह नहीं बताता है, लेकिन RER मुद्रा के मुद्रास्फीति में होने वाले परिवर्तन को बताता है दोस्तों, ठीक है। वहीं बात की जाए NER में, तो NER दोस्तों यह किसी देश की मुद्रा का अल्पकालीन समय के लिए विश्लेषण का काम करता है दोस्तों, ठीक है। वहीं बात की जाए RER, तो यह दोस्तों किसी भी देश की मुद्रा का दीर्घकालीन समय के लिए विश्लेषण इसके आधार पर दोस्तों किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक यह पढ़ाई हुआ है। उसके बाद आगे पढ़ाई हुआ है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब दोस्तों सुबह हो चुका है, कल हम क्लास कंप्लीट नहीं कर पाए थे, ठीक है दोस्तों। तो उसी क्लास को हम आज सुबह में कंप्लीट किए हैं, तब आप सब दोस्तों के सामने वो उपस्थित हो चुके हैं कि उसकी आगे क्या पढ़ाई हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पढ़ाई होने वाला था क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन का दोस्तों, ठीक है। तो वहीं उससे आगे ही पढ़ाई हुआ है। आइए आपको सबसे पहले बता देते हैं भुगतान संतुलन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। जब कोई भी देश यानी कि मान लीजिए कि भारत देश से विश्व के साथ जो भी आयात और निर्यात करे और इसे अच्छी तरीक़ा से व्यवस्थित क्रम में इसका लेखा जोखा रखा जाए, इसी को हम लोग कहेंगे व्यापार संतुलन दोस्तों, भुगतान संतुलन कहेंगे दोस्तों, ठीक है। बात की जाए भारत में इसका आंकड़ा कौन रखता है, तो भारत में इसे RBI रखता है दोस्तों। वहीं बात की जाए इंटरनेशनल लेवल पर, तो इंटरनेशनल लेवल पर IMF रखता है दोस्तों, ठीक है। जो यह दोस्तों दोहरी लेखा परवेष्टि प्रणाली पर आधारित होता है। तो कैसे होता है आइए आपको बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भारत देश कोई वस्तु को एक्सपोर्ट कर रहा है, वह किसी में देश में जा रही है, तो वहाँ पर उसे इंपोर्ट हो रहा है दोस्तों। तो दो जगह उस वस्तु का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैलेंस और पेमेंट में लिखा जा रहा है, जिसके चलते इसे हम लोग कहते हैं दोहरी लेखा परवेष्टि प्रणाली दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम दोस्तों, ठीक है। आप समझ चुके हैं। अब बात आता है कि दोस्तों भारत का भुगतान संतुलन कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। तो भारत का भुगतान संतुलन दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल दोस्तों, ठीक है। अनुकूल कैसे होगा, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दें और इंपोर्ट कम करें, तब इसे हम लोग कहेंगे व्यापार अनुकूल है दोस्तों। जब हम एक्सपोर्ट कम करें और इंपोर्ट अधिक करें, इसे हम लोग कहेंगे प्रतिकूल दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में अंतर दोस्तों, ठीक है। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर दोस्तों, ठीक है। तो ये आइए आपको बताते हैं भुगतान संतुलन क्या होता है। तो भुगतान संतुलन में हम शामिल करते हैं वस्तु और सेवाओं के प्रकार दोस्तों, ठीक है। वहीं बात की जाए व्यापार संतुलन में, तो व्यापार संतुलन में शामिल होता है सिर्फ वस्तुएं। अब बात कर लेते हैं जो व्यापार संतुलन होता है, यह दो प्रकार से हम लोग जानते हैं, एक होता है पॉजिटिव निगेटिव। जो व्यापार संतुलन होता है यह भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले भुगतान संतुलन में जो पॉजिटिव होता है यह कैसे होता है, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें इंपोर्ट कम करें वस्तु का, तो इसे हम लोग कहते हैं अधिशेष BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों, ठीक है। वहीं बात किया जाए अगर निगेटिव में, तो निगेटिव में यही इसी में व्यापार संतुलन में अगर निगेटिव में बात की जाए, तो हम एक्सपोर्ट कम कर दें और इंपोर्ट अधिक कर दें, तब इसे कहेंगे घाटा BOP दोस्तों, ठीक है। वहीं बात की जाए व्यापार संतुलन में, तो पॉजिटिव में कैसे बात करेंगे, तो पॉजिटिव में बात करेंगे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए और इंपोर्ट कम हो जाए, तब इसे कहेंगे क्या, व्यापार अधिशेष दोस्तों। वहीं बात की जाए निगेटिव में, तो निगेटिव में क्या होगा कि निगेटिव में क्या होगा, एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट अधिक होगा, तब इसे कहेंगे व्यापार घाटा दोस्तों, ठीक है। आप समझ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है BOP की संरचना, कहने का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की संरचना दोस्तों, ठीक है। भुगतान संतुलन की संरचना कहिए या RBI के खाते का प्रकार कहिए, किस किस से लेखा रखता है दोस्तों, ठीक है। तो यह तीन प्रकार से रखता है, एक होता है दोस्तों आपका करेंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, तीसरा होता है दोस्तों ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट दोस्तों, ठीक है। तो आइए बारी बारी से इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो पहला होता है दोस्तों करेंट अकाउंट दोस्तों, ठीक है। तो करेंट अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है आइए आपको बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो करेंट अकाउंट में जो भी वस्तु हम जो देख सकते हैं, उस वस्तु को हम आयात और निर्यात करते हैं, वह सभी शामिल होगा किसमें, उसका लेखा जोखा रखा जाएगा किसमें, तो करेंट अकाउंट में रखा जाएगा। साथ ही साथ जो
वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं, जो भी वस्तु आयात और निर्यात होती है उसे हम उसको भी हम लोग रखेंगे करेंट अकाउंट में दोस्तों, ठीक है। तीसरा यह रखेंगे दोस्तों विदेशी, विदेश से कितना साधन आय आ रहा है दोस्तों, उसको भी हम रखेंगे किसमें, उसको हम रखेंगे आपका करेंट अकाउंट में दोस्तों, ठीक है। चौथा होता है एक तरफा भुगतान दोस्तों। एक तरफा भुगतान कहने का मतलब है कि हम सिर्फ आयात किए तो उस वस्तु के निर्यात हम नहीं किया दोस्तों, उसको हम लोग कहेंगे एक तरफा भुगतान। तो इसके संबंधित लेखा जोखा किस अकाउंट में रखा जाता है, तो करंट अकाउंट में रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यह 4 प्रकार जो होता है यह करंट अकाउंट के अंतर्गत शामिल होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आरबीआई का दूसरा खाता। दूसरा खाता क्या होता है, दूसरा खाता होता है कैपिटल अकाउंट दोस्तों, ठीक है। पूंजी खाता का या पूंजी लेखा का या दोस्तों, ठीक है। तो यह भी 3 प्रकार का होता है पूंजी लेखा। इसमें क्या होता है, एक होता है बोरोइंग, बोरोइंग मतलब ऋण। ऋण 2 प्रकार से लिया जाता है, एक तो सरकार ऋण लेगी तो उसको हम लोग कहेंगे सॉवरेजन बोरोइंग दोस्तों, यानी कि संप्रभु ले। वहीं अगर प्राइवेट कंपनियां ऋण ले उसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। कहने का मतलब है बाहरी वाणिज्य ऋण दोस्तों, ठीक है। तो यह ऋण 2 तरीके से लिया, एक तो सरकार ले लेती है, एक प्राइवेट कंपनियां ऋण लेती है। और जो यह ऋण लेती है इसके संबंधित लेखा जोखा जो कहाँ रखा जाएगा, तो वह रखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में दोस्तों, ठीक है। दूसरा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश दोस्तों, ठीक है। तो विदेशी निवेश भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई दोस्तों, ठीक है। तो यह दोस्तों क्लास अगला में पढ़ाई होगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के क्लास में यह पढ़ाई नहीं हुआ है। लास्ट में जो तीसरा अकाउंट है उसको हम लोग कहते हैं एनआरआई डिपॉजिट दोस्तों, ठीक है। एनआरआई की जमा। तो यह 2 प्रकार का हुआ है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन, तो एक होता है दोस्तों एनआरई, दूसरा होता है एनआरओ दोस्तों। एनआरई क्या होता है, तो एनआरई कहने का मतलब है कि जो भी भारतीय लोग विदेश में जाकर पैसा कमा रहे हैं, जो पैसा आ रहा है उसके संबंधी लेखा जोखा इसमें रखा जाएगा, किसमें, तो आपका कैपिटल अकाउंट में रखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। वहीं जो भी लोग भारत के अंदर जो काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसका लेखा जोखा कौन रखेगा, तो एनआरओ रखेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट क्लास चला है दोस्तों, ठीक है। आज कल के क्लास में पढ़ाई होने वाला है क्या, तो पढ़ाई होगा दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट का दोस्तों, ठीक है। तो उसको करेंगे तो आपको बताएंगे। और लास्ट क्लास होने वाला है इकोनॉमिक्स का प्री का दोस्तों, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मस्ट वेलकम वीडियो इतना वॉच करने के लिए।